आगे बिजनेस का देखो, वही चैप्टर है हमारा। आर्थिक सुधार 1991 से, अथवा नई आर्थिक नीति अथवा भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। तो भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू किया। आर्थिक सुधारों का केंद्र उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। ठीक है, लाइबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इनको तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना। नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना मतलब नौकरी करने के स्थान पर लोग अपने उद्योग धंधे स्थापित करें, छोटे बड़े उद्योग लगा करके नौकरी लेने की बजाय देने वाले बने। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना, क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, अब लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा करके अपना उद्योग शुरू कर सकता है। व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना, मतलब पहले बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए काफ़ी शर्तों का पालन करना पड़ता था, अब उन शर्तों को हटा दिया गया। वस्तुओं और सेवा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो आयात निर्यात के प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता, कर दरों में कमी, अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना और विदेशी पूंजी और तकनीक को आकर्षित करने का सरल तरीका। ठीक है, ये तो हो गया उदारीकरण। फिर है निजीकरण। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग थे उनको प्राइवेट निजी लोगों को देना। संक्षिप्त रूप में निजीकरण का अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व में लाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना, सरकार पर राजकोषीय बोझ कम करना। फिर है सरकारी तंत्र के आकार को कम करना, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी को कम करना, आर्थिक विकास की गति को तेज करना, उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर करना, सरकारी कोषों में वृद्धि करना और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोलकर प्रतियोगिता में वृद्धि करना। ऐसे क्षेत्र जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उनको निजी क्षेत्र के लिए भी खोलना और उनमें आपस में कंपटीशन करना। फिर है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ भी संबंधित करना। वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का शेष देशों के साथ एकीकरण करने से है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, सभी देशों में सूचना तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह, सभी देशों में लोगों का स्वतंत्र आना जाना और सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि। अब आर्थिक सुधारों के उद्देश्य, ये आर्थिक सुधार हैं, 3 आर्थिक सुधार किए गए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनके उद्देश्य हैं देश की औद्योगिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। मतलब निजी निवेश, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अपना पैसा लगाएं उद्योगों में जिससे दूसरे लोगों को रोजगार मिले। विदेशी निवेश मतलब दूसरे देशों के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। अनुत्पादक नियंत्रणों को हटाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना। और राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या, देश के कुल व्ययों की कुल आयों पर अधिकता से है। विदेशी विनिमय भंडार, जब दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे तो विदेशी विनिमय हमारे देश में आएंगे, दूसरे देशों की जो करेंसी है वो आएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की या लाभकारी औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण करना। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं। नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, पूंजी बाजार सुधार, अनुदान समाप्त करना और मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करना। अब इनको अलग अलग हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नई औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश की प्राथमिकता और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका निश्चित की जाती है। नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को लाइसेंस और अन्य नियंत्रणों से काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया है। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक मतलब हाई टेक्निक के प्रयोग पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में भारी कटौती की गई है। विदेशी निवेश के प्रयोग पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में भारी कटौती की गई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए। MRTP एक्ट को समाप्त करके कंपनियों के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेना आसान कर दिया गया। इसी प्रकार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को समाप्त करके फेमा लागू किया गया। तो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति। नई औद्योगिक नीति से पहले भारतीय उद्योग कठोर लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। अब अधिकतर उद्योगों को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। सेकेंड, तकनीक आयात की छूट। तो अब कोई भी देश दूसरे देशों से अच्छी टेक्निक के प्रयोग पर बल दिया गया और आवश्यक तकनीक को विदेशी तकनीकी सहयोग के अंतर्गत लाने की अनुमति प्रदान की गई। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चल रहे उद्योगों का विस्तार न करने की नीति अपनाई गई। इतना ही नहीं, सरकार इनमें विनिवेश कर रही है। विनिवेश का मतलब होता है ऐसे सरकारी उद्यम जो लगातार कई साल से घाटे में चल रहे हैं, उनको क्या करना, निजी लोगों को बेच देना। ये निजीकरण का एक माध्यम है। विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। जैसे 1991 में हाई प्रायोरिटी वाले 34 उद्योगों में 51% तक विदेशी पूंजी निवेश बिना सरकारी अनुमति करने की इजाज़त दी गई। अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियंस को निर्यात गृहों, अस्पतालों, होटलों आदि में 100% निवेश की इजाज़त दी गई। विदेशी निवेश प्रस्तावों को तीव्रता से पास करवाने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। और MRTP प्रतिबंधों की समाप्ति। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम को समाप्त किया गया। अब कंपनियों को अंश जारी करने, विस्तार करने और नई इकाई स्थापित करने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। फेरा प्रतिबंधों की समाप्ति। विदेशी विनिमय व्यवहारों से संबंधित फेरा को समाप्त करके फेमा बनाया गया। इससे विदेशी विनिमय व्यवहारों का प्रबंध किया गया और व्यवहार विधि में सरलता आई है। लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व में वृद्धि। देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लघु उद्योग इनमें थोड़ा पैसा लगाना होता है और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है नई व्यापार नीति। तो उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीति होती है। व्यापार के विकास के लिए नई व्यापार नीति बनाई गई। व्यापार नीति का अभिप्राय ऐसी नीति से जिसके माध्यम से विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। उदारीकरण के फलस्वरूप व्यापार नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए। विशेषकर विदेशी व्यापार को अनावश्यक नियंत्रणों के चंगुल से स्वतंत्रता प्रदान की गई। वर्षों पुराने प्रतिबंधों को एक ही झटके में समाप्त कर दिया गया। नई व्यापार नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कुछ आइटम को छोड़कर से सभी के आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड, आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स कुछ मदों पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और कुछ पर एक न्यूनतम स्तर तक लाया गया। आयात निर्यात विधि का सरलीकरण किया गया और विदेशी विनिमय को खुले बाजार में क्रय विक्रय के लिए विदेशी पूंजी बाजार की स्थापना की गई। उसके बाद है राजकोषीय सुधार। सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। भारत सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक राजकोषीय घाटे की है। वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.1% था। तो राजकोषीय घाटा और GDP में डिफरेंस देखो। राजकोषीय घाटे का अर्थ है देश के व्ययों की आय पर अधिकता है। संपूर्ण देश के जो व्यय हैं और वो आय से जितने अधिक हैं वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग से है। अब राजकोषीय घाटे का समाधान। राजकोषीय घाटे की समस्या से निपटने के लिए कर व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं। अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाने के लिए व्यक्तिगत और कंपनी आयकर की दर को कम किया गया। कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और आयात करों में भारी कटौती की गई। उसके बाद है मौद्रिक सुधार। मौद्रिक नीति वह नियंत्रण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, रिजर्व बैंक का सभी बैंकों पर अधिकार होता है और वह नीति जिसके द्वारा
वो इसको नियंत्रण रखता है सभी बैंकों के ऊपर। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। बैंकों का वैधानिक तरलता अनुपात को कम किया गया। तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है कि जो हर एक बैंक है उसकी जितनी अपनी जमा होती है उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास कैश के रूप में रखना होता है, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तरल कोषों में प्राप्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोग और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास चालू खाते में जमा शेष को शामिल किया जाता है। बैंकों को जमा पर ब्याज की दर निर्धारित करने में स्वतंत्रता प्रदान की गई। बैंकों की आय पहचान के लिए नए प्रमाप निश्चित किए गए। आय पहचान का अर्थ ये निश्चित करने से है कि किन मदों को बैंक की आय माना जाए, जैसे जो डूबे हुए ऋण हैं उन पर ब्याज बैंक की आय है। इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट वाले होते हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में अंश जारी करके धन एकत्रित करने की अनुमति प्रदान की। निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई। उसके बाद है पूंजी बाजार सुधार। तो जिस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आदि। तो जिस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे पूंजी बाजार कहते हैं। इससे संबंधित सुधारों को पूंजी बाजार सुधार कहा जाता है। ये बाजार किसी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी होता है। सरकार द्वारा इस बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियंस और विदेशी कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के अंश और ऋण पत्र क्रय करने की सीमा को बढ़ाया गया। पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया। अब ये मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। जारी किए जाने वाले अंशों के मूल्यों को निश्चित करने वाला कार्यालय समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी अंशों के मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र है और निजी क्षेत्र को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दी गई और जो सब ब्रोकर है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद है अनुदान समाप्त करना। तो नकद क्षतिपूर्ति सहयोग CCS कैश कंपनसेशन सपोर्ट के रूप में दिए जाने वाले निर्यात अनुदान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। CCS को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यदि एक निर्यातक ऐसे कच्चे माल का आयात करना चाहता है जो माना भारत में 120 रुपये और विदेशों में 100 रुपये का उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में देशी उद्योगों के बचाव के लिए यदि सरकार कहती है कि कच्चा माल यहीं से खरीदा जाए और मूल्यों के अंतर का भुगतान अर्थात 20 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, तो 20 रुपये को CCS कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्य और पेट्रो उत्पाद पर भी अनुदान में कमी की गई है। लास्ट है मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। तो सरकार द्वारा अनेक उत्पादों पर से मूल्य नियंत्रण हटाने के लिए कदम उठाए गए। मूल्य नियंत्रण का अर्थ कंपनियों द्वारा सरकारी मूल्य पर माल बेचने से है। मूल्य नियंत्रण हटाने के प्रयास विशेष रूप से खाद्य, लोहे और इस्पात और पेट्रो उत्पादों के लिए किए गए। इन पदार्थों के आयात पर से प्रतिबंध हटाए गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही करना था तुम्हें।